अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, हफीज़ शेख साहब कहते हैं शब्बर जैदी साहब के हवाले से कि अगर उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब रही तो उनका जो है मुतबादल तलाश किया जाएगा। लेकिन हफीज़ शेख साहब ने यह भी कहा कि शब्बर जैदी उनके काफ़ी फेवरेट हैं, उनको पसंद करते हैं और जो नया चेयरमैन FBR आएगा वो भी उनकी मुशावरत से आएगा। इससे पहले भी जो है एक बार पहले हमने देखा शब्बर जैदी साहब के हवाले से कहा गया कि उनकी तबीयत नासाज है और उनके इस्तीफ़े की खबरें भी गर्दिश कर रही थी, जिसका उन्होंने क्लियरली जो है इंकशाफ किया और तरदीद की अपने इस्तीफ़े की। वो कहते हैं कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हफीज़ शेख का एक फॉर्मल स्टेटमेंट आ गया। वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से जो है उनको रिप्लेस किए जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या उनको रिप्लेस, क्या उनको इजाज़त है मज़ीद आराम की या फिर उनको कंटिन्यू काम कर सकते हैं। ये तमाम सिचुएशन देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। अब कॉन्स्टेंटली जब पहले हायर किया जा रहा था शब्बर जैदी साहब को तो उनके हवाले से काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी रेज हुए। उनकी परफॉर्मेंस को एक तरफ तो जो है सेटिस्फाई करते हुए जो है हुकूमत को हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई थे और इसीलिए उन्होंने उनको चेयरमैन FBR अपॉइंट किया। लेकिन दूसरी जानिब उनके ऊपर कुछ केसेस के हवाले से बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि शब्बर जैदी साहब जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है चेयरमैन FBR के लिए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट और वो जो चेयरमैन FBR, उन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनका जो है एक कॉन्ट्ररी सिचुएशन सी पैदा हो जाएगी कि अगर इस किस्म के शख्स को जो है अपॉइंट किया जाए चेयरमैन FBR। तो इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि वाकई उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा या वही कंटिन्यू करेंगे या फिर एक दफ़ा फिर जो है इकोनॉमी के लिए काफ़ी चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं तो इसीलिए नया रिप्लेसमेंट देखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब इकोनॉमी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपोजिशन जमातें कहती हैं कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, श्रिंक होती जा रही है। तो क्या सिचुएशन है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या ये अच्छा स्टांस है कि बैक टू बैक एक के बाद एक शख्स अगर इकोनॉमी की टीम में दुरुस्त नहीं है उसको चेंज किया जाए या फिर उसको उसी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर डिटेल प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जाहिद अवान साहब, PMA से ताल्लुक़ रखते हैं और एनालिस्ट भी हैं पॉलिटिकल पार्टी के एसोसिएशन से हट के अगर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद है महबूब अली शेख साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया है, अब वो कनाडा में काम कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ वर्ल्ड न्यूज़ ऑब्जर्वर कनाडा और इसके अलावा PFUJ के साथ एसोसिएशन है, बाकी और भी जो पब्लिकेशंस हैं उनके साथ भी वो एसोसिएट करते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। जाहिद अवान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हफीज़ शेख साहब ने जो आज स्टेटमेंट्स दिए क्या वाकई उनकी तबीयत ख़राब होगी या आपको लगता है कि एक और फेलियर हुकूमत के सामने आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं अलविना, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि शब्बर जैदी साहब तबीयत की ख़राबी की वजह से वो गए हैं, उन्होंने अपना लीव लिया है। ऐसी बात नहीं है। शब्बर जैदी साहब असल में बहुत सीनियर और तजुर्बेकार और मंजे हुए FBR के पुराने खिलाड़ी हैं, सीनियर अपना ऑफिसर हैं, उसमें कोई शक नहीं है उनका पास देखा जाए तो। लेकिन IMF का जो टारगेट जो उनको IMF ने दिया था, जिस मकसद के लिए शब्बर जैदी साहब को लाया गया, वो पूरा ना कर सके। 50,000 वाला जो रसीद के ऊपर टैक्स का मसला है पूरा नहीं कर सके। जो अहदाफ जो अपना हमारी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स के दिए थे वो उसमें बिल्कुल नहीं पूरा उतर सके, इसलिए IMF प्लस अमला जो उनके साथ ऑफिसर्स हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट जो है उनको अपना ये चीज़ को टारगेट कोई ताउन नहीं कर रहा है उनसे। तो वो आपको मैं ये बात बता दूं कि तो आपको लगता है कि वो विलिंगली खुद ही बैक ऑफ होना चाह रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस नहीं, वो दो बातें, इसमें दो बातें हैं। वो खुद बैक ऑफ होना चाह रहे हैं और IMF भी नहीं चाह रही कि वो उनका टारगेट जो वो पूरा नहीं कर सके हैं। और दूसरी बात तरफ ये देखें कि वो उनके बस से बाहर हो गया। जो टारगेट वो दे रहे थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन इतने सख्त और इकदाम लेने वाले, इंतहाई इकदाम लेने वाले जो टारगेट्स दिए गए थे जो कि उनके भी बस में नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको ये अंदरूनी खाना बात बताऊं कि वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। ये मेरी आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, वो नहीं आएंगे, बीमारी का एक बहाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो टारगेट्स अचीव ना कर
सकेंगे तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पे कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट भी चाहे शब्बर जैदी से हट के कोई गब्बर जैदी भी ले आए जो गवर्नमेंट के अपना गब्बर सिंह की तरह भी काम करे तो भी वो ये जो टारगेट और अहदाफ दिए हैं अपना पीटीआई गवर्नमेंट ने वो पूरा करना उनके बस की नहीं है। आईएमएफ के इतने प्रेशर्स हैं उन पे, आईएमएफ के कहने पे शब्बर जैदी को लाया गया था और वो टारगेट्स हफीज ने उनके साथ अपना करके ये टारगेट्स दिए गए थे। ये बड़े उन्होंने होप्स की थी कि शब्बर जैदी खुद एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और बड़े सीनियर हैं तो ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो अपना जिस तरीके से और जो टारगेट दिए गए वो एकदम से नहीं पूरे हो सकते। उसमें कारोबारी जो तबका है वो जो है वो हो डर के रह गया, बल्कि वो टैक्स का जो कलेक्शन था, रेवेन्यू जो पहले पास्ट में हुआ करता वो टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। तो ये तो मैं आपको शब्बर जैदी साहब की बात बता दूं कि वो बिल्कुल भी आप इस बात से मैं आपको कह रहा हूं, मेरा जो अपना एनालिसिस है मैं कह रहा हूं कि वो नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। तो बात बाकी महंगाई की तरफ आ जाए आप बात करें तो वो उस पे बाद में बात करेंगे, वो बात एक अलग मसला है। लेकिन टैक्स का जो मसला है वो टैक्स का मसला वो इस तरह से काबू ना शब्बर जैदी कर सकते। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पे वो सोचना होगा, पॉलिसीज को चेंज करना होगा। तो इटसेल्फ लोग खुश नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी की अगर बिजनेस कम्युनिटी खुश नहीं है ना। मेन चीज तो बिजनेस कम्युनिटी पर एकदम टैक्सेस बढ़ा दिए गए ना। पहले के अगर उसी पहले के एफबीआर में ही अपना इस्लाहात की जाती, अगर उन्हीं को जो करप्शन की नजर हो रहे थे और टैक्स रेवेन्यू जो है आ रहा नहीं था, अगर उसी टैक्स के मामलात को शब्बर जैदी साहब को टारगेट दिया जाता कि आप इनके साथ मिलके अपने नीचे के तबके को साथ मिला के और इसको तो कम से कम अचीव करें, जो टैक्स में करप्शन होता है और इतनी लीकेज है जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, तो वो शायद आज इस मकाम पे 80% या 70% पहुंच चुके होते। और अगला स्टेप फिर गवर्नमेंट को सोचना था कि कैसा लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मजीद देने। वो बदकिस्मती से इन्होंने एकदम जो है इतना बर्डन शब्बर जैदी पे आईएमएफ ने और पीटीआई गवर्नमेंट ने आईएमएफ के दबाव में आके डाल दिया कि वो बिल्कुल घबरा के पॉसिबल नहीं है और वो छोड़ गए। ठीक है, महबूब अली शेख साहब, शब्बर जैदी का रिप्लेसमेंट क्या आप इस वक्त किसी और को देख रहे हैं कि इस वक्त कोई है ऐसा रिप्लेसमेंट जो उनको रिप्लेस कर सके? दूसरी जानिब शब्बर जैदी के ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात थे, जहाँ पे कुछ लोग उनको कॉम्पिटेंट कह रहे थे और परफेक्ट फॉर दैट जॉब कह रहे थे, तो दूसरी जानिब लोगों ने ये भी कहा कि उनके ऊपर कुछ लिटिगेशंस भी मौजूद हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया अलविना। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि अपने शो में इनवाइट किया। देखिए, तनकीद बराए तनकीद बहुत आसान है, तनकीद बराए तामीर बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त ने जिस तरह हुकूमत का जाविया खींचा है उसे ऐसा लगता है कि ये इन्हें सब पता था कि शब्बर जैदी साहब को ये टारगेट दिया गया है, आईएमएफ की ईमा पर उसको लाया गया है और अब वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकता और वो नहीं आएंगे। आप माजी में नज़र दौड़ाएं ज़रा, जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट संभाली उस वक्त मुल्क के ऊपर कितना कर्जा था, ये मेरे दोस्त को बताना होगा कि वो कितना कर्जा था, अब कितना हो गया। बेशक कर्जा बढ़ा है आपका, माली और पर डे $6 बिलियन जो है हम डेली दे रहे हैं पुरानी साथ में से। मेरे पास 2019-17 का जो है वो फिगर है कि 41.489 अरब रुपए हो गया इस वक्त जो मौजूद सूरत हाल है। एफबीआर के रेवेन्यू कलेक्शन में कमी हुई है जो कि 72 ईयर्स की जो है बदतरीन जो है वो साल के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन में कमी हुई है। लेकिन देखें, हमें ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शब्बर जैदी साहब जिस वक्त उन्हें टास्क दिया गया था उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद भी तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं तनकीद बराए तामीर करने की कोशिश करता हूँ। हमारे मुल्क का जो परसेप्शन था, जिन हालात में गवर्नमेंट ने संभाला, जो चैलेंजेस गवर्नमेंट को सामना था वो बहुत मुश्किलात में थी। अब तजुर्बात के बाद तजुर्बात करने की बजाय उनको चाहिए था, मैं इस बात पे इमरान खान साहब से, मैंने इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर में गया भी, मैंने उनसे भी मुलाकात की, मैंने उनसे भी ये कहा कि आप एक डायरेक्शन तो बनाएं पहले कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आप जब आप डायरेक्शन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा आपने इस डायरेक्शन पे किसको कहाँ अपॉइंट करना है। होता क्या है कि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं सबसे पहले जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उन टेक्नोक्रेट्स को आप तब्दील करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके अपने लोग हों ताकि आप उनसे काम ले सकें। अली बाबा तो चेंज हो गया, लेकिन 40 चोर हैं, 40 चोर के में और मजीद इजाफा हो गया है, वो हो गए 80 चोर।
अब वो 80 चोर जो है वो ऊपर लेवल पे जो भी काम होता है उनको करने नहीं देते। मुल्क का कर्जा जहां बढ़ रहा है वहीं मुल्क के मजमूई तौर पे इंडस्ट्री की सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। इंडस्ट्री की सूरत हाल क्यों खराब हुई है? आपका रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया, आपकी इंडस्ट्री जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो जो प्रोडक्शन थी उनकी उन्होंने कम कर दी। प्रोडक्शन कम हुई तो उसका इम्प्लीमेंट किस पे हुआ कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उस पर वजन डाला। उन्होंने जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का असर एम्प्लॉय पे डालते हुए उनको फारिग करना शुरू किया। उससे बेरोजगारी बढ़ी। अब एक आदमी जो 10,000 रुपए कमाता था मिडिल क्लास फैमिली का, या 15,000 या 20,000, उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पहले तो 15,000 20,000 मिल रहे थे, अब वो उससे भी गया। महंगाई का एक तूफान आ गया, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब करना क्या चाहिए? अब आप कह रही शब्बर ज़ैदी करते क्या थे? मैं खुद भी कराची के अंदर था। शब्बर ज़ैदी साहब FBR के और ताजरों के मामलात को जो है वो हैंडल किया करते थे और उनको सॉल्व करवाया करते थे। आपने उनको टास्क दे दिया कि जी अब आप FBR संभालें। FBR संभालना उनका काम नहीं था। देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं, FBR के लिए आपको चाहिए था कि किसी ऐसे टेक्नोक्रेट को लेके आते जिसका माशी बैकग्राउंड अच्छा होता, किसी इंडस्ट्रीज को लेके आते FBR के पर जो FBR के मामलात को जानता है। आप जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स, जिसके अंडर के अंदर 52 चैम्बर्स 104 एसोसिएशंस आती हैं, आपने कभी उससे मुशावरत की कि वो क्या चाहती है? आप किसी बिजनेस कमेटी के बंदे को लगा दी जो बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी मराद के आपको सर्विसेज फराम करना चाहता है, आपने उनसे मुशावरत नहीं की। FPCCI के लोगों ने बहुत दफा ये कंप्लेंट भी किया है कि माजी की उनकी बेसिकली कंप्लेंट्स थी कि जब भी उन्होंने कुछ सजेशन दिया है उसको सुना तो जाता है लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट की तरजीहात क्या होती हैं? गवर्नमेंट FPCCI के लोगों से मिलती है, बजट तजावीज़ दी जाती हैं, इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल तक महदूद है। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में कौन है? पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में हमारे पाकिस्तान के वो टाइकॉन है, बिजनेस टाइकॉन हैं जिनके अपनी माली मफादात जो है वो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बुनियादी जो वो मरहला है या जो उनके बुनियादी हुकूक हैं या उनकी इंडस्ट्री वो मुतासिर हो। वो FPCCI जिस जगह बैठा हुआ है उस जगह पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से अगर आप मुआवजा करें तो वो लोग तो फेडरेशन का विजिट भी नहीं करते। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इमरान खान साहब, अगर आप मुझसे बाहर में बैठा हुआ मैं देखता हूँ बैरून मुमालिक के अंदर आलमी उफक पर जो है पाकिस्तान का परसेप्शन बहुत अच्छा हुआ, नो डाउट। आज जेनेवा कन्वेंशन में इमरान खान साहब की तकरीर देखें, यूनाइटेड नेशन में आप देखें तो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वो एक जो है वो फिगर थे, उनका जो फिगर था वो बैनुल अक़वामी तौर पे लोग उनको पहले से जानते थे कि वो करप्ट नहीं है, वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक वर्ल्ड कप ला के दिया, वो मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे तो उसी तरह जो है वो करप्शन का खात्मा करेंगे। करप्शन बढ़ रही है, करप्शन लेकिन कैटेगोरिकली करप्शन का खात्मा इतना आसान है नहीं ना, जिस तरह आपने भी एग्जांपल दी कि एक टॉप का जो लीड करने वाला शख्स है वो तो चेंज हो गया लेकिन साथ में जो टीम है वो तो वही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसको कैसे हम इराडिकेट करेंगे? देखिए जब आप आते हैं तो आपके पास कोई प्लानिंग होती है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो शायद उन्हें पहले से पता था कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। हर प्लेटफॉर्म पे लोग यही बात कर रहे हैं। आपके जो मिनिस्टर ऑफ वो थे, आपके फाइनेंस थे असद उमर साहब, उन्हें पता था कि मैंने मिनिस्टर ऑफ जो है फाइनेंस बनना है, उन्हें वजारत खजाना संभालनी है, वो प्रिपेयर ही नहीं थे। अच्छा फिर होता क्या है, जब आप किसी को कोई टास्क देते हैं, आपने फौरी तौर पे देखा कि जी वो 1 साल के अंदर 6 महीने में कोई कारकर्दगी नहीं, आपने हटा के दूसरे को रख दिया उसकी जगह पर। तो ये दुरुस्त तरीका देखें होता क्या है, दुनिया भर के अंदर आप देखें गवर्नमेंट आती है तो उसको संभलने में कम से कम 1 साल लगता है। हमने पहले माजी में भी तो ये देखा कि अगर किसी को एक डेजिग्नेशन के ऊपर अपॉइंट किया जाता है तो वो थ्रू आउट पूरे साल वहीं पे मुकम्मल करता है, कोई बेहतरी नहीं आई। तो ये नया तरीका क्या दुरुस्त नहीं है कि अगर आप शफलिंग करके देख लें, आप देखें कि हो सकता है वो शख्स उधर काम नहीं कर पा रहा तो किसी और डोमेन में वो परफॉर्म कर ले। देखें आप उसको समझने का मौका है, आप 6 महीने में अगर आप शफलिंग करेंगे, जो नया आएगा वो नए सिरे से उसकी शुरुआत करेगा, वो अपने तजुर्बात करेगा। जब तक वो तजुर्बात करेगा आप उसको 6 महीने बाद उसको चेंज कर देंगे। यानी जाहिद अवान साहब आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? क्या ये शफलिंग इतने टाइम पीरियड में दुरुस्त नहीं है? नहीं देखें, मैं इनकी बात से बिल्कुल अपना वो इत्तेफाक करता हूँ कि बात ये नहीं, गवर्नमेंट में आने से जैसे इन्होंने कहा पहले उनको पता चल गया था कि गवर्नमेंट हमें मिलने वाली, हमने आना है। थोड़ा सा मसला यहाँ आता है कि उनके पास इकोनॉमिकल और गवर्नमेंट में जिनको तजुर्बेकार टीम हर महकमे के लिए उनको जितना अरसा उन्होंने अपना कंटेनर पे गुजारा या वेस्ट किया तो उनको डीपली इदारों के मामलात को समझना चाहिए था। पाकिस्तान गवर्नमेंट संभालने जा रहे हैं, KPK की गवर्नमेंट 5 साल में उन्होंने जाके उसको समझा और करने। तो एक छोटा सा वक्फा लेना, यही से आपसे कंटिन्यू करूंगी। क्या ये जो शफलिंग है इस सूरत में कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको विदिन 6 मंथ्स या जितना स्पेसिफिक कम टाइम पीरियड है उसमें अगर स्विच कर दिया जाए, शफल कर दिया जाए, क्या दुरुस्त तरीकाकार है या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। से इनसाइड न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या शफलिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि माजी में जब हमने किसी की अपॉइंटमेंट देखी तो वो थ्रू आउट अपना टेन्योर कंप्लीट करते हुए वही शख्स रहा, चाहे वो कॉम्पिटेंट था या नहीं था वो दूसरी बात है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह पहले फाइनेंस मिनिस्टर को जो है स्विच कर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर तो ना आ सका लेकिन एडवाइज़र इन फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गए जो कि उन्हीं के सारे तमाम तर जो है काम वो सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब अब शब्बर जैदी साहब के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन FBR भी जो है दोबारा से रीअपॉइंट होते दिखाई दे रहे हैं हमें। जाहिद अमान साहब, आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी मैं कि क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है या नहीं? नहीं, देखें, ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त तरीका नहीं है, इसलिए कि किसी या तो दो तरीके इसमें, या तो जैसे अगर इन्होंने फरमाया कि शब्बर जैदी साहब जो है वो FBR से रिलेटेड नहीं थे, हर महकमे में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो उनका थे, लेकिन वो एक मामलात यही देखते थे, टैक्स के और बिजनेसमैनों के मामलात सारे। बात यही आती है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ अपना मेरिट पे तो ना वजारतें दी जाती हैं, मतलब एक साइंसदान को उठा के तालीम की अपना वजारत ज़राअत दे दी जाती है और ज़राअत वाले को जाके वो फैक्ट्री की दी। मतलब कहने का मकसद ये है कि शेफलिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरिट पे हो कि एक बंदा तजुर्बेकार है उस अपना वजारत में या उस महकमे में, उसका काफी एक्सपीरियंस है, तो वो तो है। लेकिन अगर यही चीजें अगर पीछे बैठे हुए वो मेरिट पे नहीं हो और ऑर्डर के तहत हो और वजारतें दी जाए तो वो फिर नुकसानदेह है। मेरिट का आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मेरिट का काफी इशू है। हमें प्रोग्राम में अदील फारूकी साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अदील, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? चेयरमैन FBR के हवाले से बातचीत हो रही है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है ऑफिशियली कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन दूसरी जानिब उनके इस्तीफे की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या कहेंगे सिचुएशन के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि वो चेयरमैन FBR हों या वजीर ख़जाना साहब हों या स्टेट बैंक के चेयरमैन हों, जितने लोगों को ये लेकर आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि आम आवाम को कोई भी अभी तक जो इनकी माशी टीम है उसके समरात आम आवाम तक नहीं पहुंच रहे, बल्कि महंगाई दिन से दिन बढ़ रही है। और आपने जैसा जिक्र किया है चेयरमैन FBR का, इन्होंने किया क्या है? पहले 6 महीने उठा के देख लें, जो टैक्स अहदाफ इन्होंने मुकर्रर किए थे वो तो अचीव नहीं कर सके। और इसी तरह बाकी इनकी पूरी जो टीम है उनका भी यही हाल है कि दिन से दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये रीशफल करते रहे, जिसको मर्जी लेके आए या नाड़ी, इनसे काम नहीं हो रहा और इनको ये एडमिट करना चाहिए। हालांकि सिर्फ एक मैं समझता हूँ ये इकोनॉमी को भी ठीक करना था, इन्होंने जो इनके ज़िम्मे था वो भी ये काम सही तरीके से नहीं कर सके। जितनी भी आप रीशफलिंग कर लें, जितनी भी तब्दीली कर लें, हम ये समझते हैं कि जब तक उसके असरात समरात आम आवाम तक नहीं पहुंचते उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो आप। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की टीम है वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि उसको फिक्स करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहे। कितने इश्यूज हैं आप मुझे बताएं ना, ये कि पिछली हुकूमतों पे जो मलबा डाल रहे थे 18 महीने से, आप मुझे बताएं कोई एक सेक्टर मुझे बता दें जिसमें इन्होंने कोई कामयाबी की हो। महंगाई दिन से दिन बढ़ रही है, मुल्क की आपकी स्टॉक मार्केट को आप देख लें, स्टॉक मार्केट तो कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में खड़े होकर कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। फैक्ट्स एंड फिगर कोट्स करते हैं ना, ये खुद बैठ के बनाते हैं, इसका आवाम से कोई तल्लुक या सच्चाई से नहीं होता। ये आज 400 उठ गई है ना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी आप सेक्टर में उठा के देखें, ये नहीं कि अपोजिशन शोर मचा रही है। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई पार्टी इस वक्त खामोश रहेगी, इस इतनी महंगाई पे जो आवाम इस वक्त पिस रहे, और मजीद जो IMF ने जो उनके साथ एक मुआहिदा हुआ है वो आवाम के सामने क्यों नहीं लाते? हम तो चाहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि आप उस जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसको आप पब्लिक करें, क्योंकि अभी उन्होंने मजीद डिमांड की है। माजी में कभी पब्लिक उन्होंने अभी हमारे दौर में आप बहस करवा लें, कितनी कीमतें थी, क्या था इंटरनेशनल मार्केट में। इस तरह की अगर सिचुएशन नहीं थी तो इतनी आइडियल सिचुएशन भी नहीं थी। आइडियल, बहुत आइडियल थी मेरे हिसाब से उस वक्त, जो हमारे पास उस वक्त भी बयानात निकाल लें, यही स्टेटमेंट्स थे, यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातचीत हो रही थी। महंगाई की बात कर रहा हूँ मैं,
लेकिन अदील अनफॉर्चुनेटली ग्राफ तो ऊपर चला जाता है ना, ग्राफ तो कभी नीचे नहीं आया इस मुल्क में। कमी कोताही हो सकती है, देखिए परफेक्शन नहीं है, मगर मैं समझता हूँ हमने हमेशा गरीबों को, अब अगर हम 10 साल पहले इन्फ्लेशन देख लें, 10 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था, इस मुल्क में तो ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे तो कभी भी नहीं आया। तो रियासत मदीना बनाने वाले लोग थे ना, आप मुझे बताएं, ये कहते थे कि जी शुगर मिल जो है वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारा माफिया है। आज तो उनकी शुगर मिलें नहीं चल रही, कौन लोग इनके राइट लेफ्ट बैठे? ठीक है, आटे का बोरान पीपल्स पार्टी ने तो पैदा नहीं किया। इस पे कंटिन्यू करेंगे। महबूब अली साहब, जो एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके हवाले से पहले कनाडा में ओवरसीज पाकिस्तानीज का क्या परसेप्शन था, या इन जनरल कनाडा में कैसे देखा जाता था, और अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाता है? अलवीना, देखें, अदील भाई ने बताया कि ब्लैम इनकी जगह पीटीआई का बंदा बैठा हुआ होता तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को करता, नून लीग का होता तो वो पीटीआई को और जो है पीपी को करता। ये ब्लैम गेम से हम कब बाहर निकलेंगे? हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमारे दौर में क्या हुआ। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप परसेप्शन देखें, पाकिस्तान का परसेप्शन चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, किसी भी दुनिया के मुल्क का देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद और इमरान खान के बाद पाकिस्तान का परसेप्शन बहुत अच्छा गया। हम हमारी मीडिया पे क्या दिखा रहे थे? मैं वहाँ 5 साल से मौजूद हूँ कनाडा के अंदर, मैं खुद टीवी एंकर हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ प्रोग्राम करता हूँ, मैं टोरंटो प्रेस क्लब में बैठता हूँ, जो हमारे साथ गोरे बैठते हैं वो क्या बताते हैं हमें कि हमें कोई फुटेज चाहिए होती है, हम आपके मीडिया से लेते हैं। हम ब्रेकिंग न्यूज़ के सिलसिले के अंदर वो कुछ कर जाते हैं जिससे हमें और हमारी कौम को और हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। हम ये नहीं देख रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन वो महबूब साहब, अनफॉर्चुनेटली अगर जब हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ जर्नलिज्म पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं उसमें, और नेशनल इंटरेस्ट को जो है हमें हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन अब वो नेशनल इंटरेस्ट को तो हर कोई अपनी निगाह से देख रहा है। किसी के लिए कोई खबर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में है, तो किसी के लिए अगेंस्ट में है। देखिए, हर खबर नहीं होती जी। अगर आप एथिक्स पढ़ लें, आप मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तादाद कितनी है? ये भी किसी को नहीं पता होगा। आप एक पत्थर उठाते हैं, हर बंदा कहता है मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो ना उसने मास्टर किया हुआ है जर्नलिज्म के अंदर, ना उसके पास कोई डिग्री है। इससे तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा वो आपने बात कर ली, क्योंकि जो एक्चुअली जो डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट है ना, उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है। ये चीज तो हो जानी चाहिए। ना कोई उसने डिप्लोमा लिया हुआ है, ना कोई उसने प्रेस क्लब। लेकिन महबूब साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरे सीनियर्स को बुरा लगेगा, मेरे वसीम भाई और जितने भी इकरार भाई, किसी के पास भी जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है। और जो हम लोग जूनियर लॉर्ड्स जो आ रहे हैं, हम लोग को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो बिल्कुल वैसा नहीं मिलता। लेकिन जो सहाफी नहीं है, सादी सहाफी, उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म भी तो कोई चीज होती है ना। आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं, आप कनाडा आए, आप अमेरिका में आए, वहां पे जर्नलिस्ट नहीं है क्या? उन्होंने मास्टर किया हुआ है। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरामैन भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने एमए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन किया हो, उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, इंटर भी पास होंगे, मैट्रिक भी होंगे। यहाँ पे हादसाती सहाफी है, इसी तरह जिस तरह जाहिद साहब कह रहे हैं कि मेरिट एक्चुअली हमारे मुल्क में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखे ना, ये ओवरऑल मुल्क के लिए खतरनाक है। अब मुल्क के दुनिया भर में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो आप नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब मैं वहां देख रहा हूँ, एक टीवी चैनल दिखा रहा है, नाजरीन देखें ब्रेकिंग न्यूज है, ये गटर का ढकना हटा हुआ है। ये न्यूज तो नहीं है, खबरें है ना, ये तो न्यूज नहीं है ना। आप किसको क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए सिटीजन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ढकना हटा हुआ है, कोई गिर ना जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मैं उसको सही कर दूं। अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो पानी आपका कौन लेके आएगा? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब इंडिपेंडेंट सिटी गवर्नमेंट की है ना। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आप कनाडा है, छोटे छोटे शहर है, हर शहर का एक मेयर है, उस मेयर की जिम्मेदारी है उस शहर को 1.5 लाख 2 लाख की आबादी एक मेयर है। यहाँ पर 2 करोड़ की जायद आबादी है कराची की, उसके ऊपर एक मेयर है, और उसमें भी इख्तियारात की जंग है। फेडरल गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की अलग है, सिटी गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की अलग है। कोई ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी ऑन करने के तैयार नहीं। उससे परेशान कौन हो रहा है? शहरी हो रहा है। मसाइल किसके बढ़ रहे हैं? शहरियों के बढ़ रहे हैं। ठीक है जाहिद अमान साहब, इस तमाम तो सिचुएशन में अगर हम दोबारा आते हैं, बात करते हैं इस पर कि क्या इसका आखिर सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसका सलूशन ये है कि अपना कप्तान साहब को, मैं फिर भाई कहेंगे कि हर चीज़ कप्तान साहब नहीं करते, लेकिन एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे आप जाके पकड़ते हैं लीडरशिप को। लीडर ही जिम्मेदार, क्योंकि वो एक लीड करके आते हैं, सब उनको लीडर बनाते हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। क्रिटिसिज्म जो भी होता है वो लीडर को ही इनके ऊपर होता है, उनकी टीम जो मखसूस टीम होती है उन पर होता है। इसका हल ये कि वो कंटेनर की सियासत
सियासत से बाहर निकले, जैसे हम इनकी बात से बिल्कुल ट्राई तो कर रहे हैं ना, वो और क्या करें? तो कैसे ट्राई कर रहे हैं? जो उनके साथ बैठा हुआ कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, वो खुद सबसे बड़ा यानी माफिया के साथ बैठ के तो वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम उनको पकड़ेंगे, FIA की टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। अब ये 15 अरब रुपए का रिलीफ दिया है, 22 करोड़ की आवाम जो कि सही मर्दमशुमारी हो 30-35 करोड़ की आवाम है, उसको 100 रुपए या 150 रुपए भी नहीं आता, और 2 दिन या 3 दिन ये 15 अरब रुपए चलेंगे जो यूटिलिटीज को दिए हैं। फिर यूटिलिटीज का आलम आप जानती हैं, उसमें भी क्या मामलात होंगे। आप ये चीज को देखें। और दूसरी एक चीज और आपको बताऊं, ये तरीक़ेकार नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए पहले तो अंदर से अपनी सियासी जमात को मुस्तहकम बनाए, जो कि पैरालाइज हो चुकी है, बिसाखियों पे है, जिनका नाम लेना माजी में पसंद नहीं करते, उनकी बिसाखियों पे खड़े होके जब तक लर्जे की हुकूमत करेंगे, मुस्तहकम नहीं होंगे, कौन सा डिसीजन उनका पावरफुल होगा और वो खुद कैसे मुल्क को मुस्तहकम करेंगे, मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। बुनियादी बात ये है। और दूसरी बात ये है, आप देखें कि लोगों की कमाई हुई रकम से टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 15 अरब रुपए का पैकेज दिया है। अब मजीद पैकेजेस बनाने की जरूरत नहीं है, वो इदारों को सही करने की जरूरत है, इदारों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिनमें माफियाज बैठे हैं, इतने ताकतवर माफियाज हैं जिनको वो खुद कह रहे हैं इन पे हाथ डालना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, हमें प्रोग्राम में राजा अजहर साहब ने भी ज्वाइन किया, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। राजा साहब, ये जो चेयरमैन FPR के हवाले से बातचीत हो रही है, शब्बर जैदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है उनकी तबीयत नासाज है, साथ ही साथ उनके इस्तीफों की गर्दिश भी कर रही है, क्या कहेंगे सिचुएशन के ऊपर? राजा साहब, आपको आवाज आ रही है? कंटिन्यू कर लेते हैं उनसे थोड़ी देर में। अदील, आप अपना इस पर स्टांस दे दें, जो रिप्लेसमेंट की बातचीत हो रही है, क्या ये उनका एक ठीक तरीक़ाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए? अगर फॉर इंस्टेंस फेल हो गए, उनको लग रहा है कि शब्बर जैदी साहब ने वो टारगेट्स अचीव नहीं किए, तो इसका जो है ओवरऑल हल रिप्लेसमेंट ही है? नहीं, रिप्लेस तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए इस मुल्क तो में। क्या फिर किसको बना दें? आप बताएं, फिर वापस से ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंट बना दें। बात करते हुए कहा कि वो ट्राई तो कर रहे हैं, ये मुल्क ट्राइयों का मुतामिल नहीं। आज से पहले भी ट्राई हुई है, हमेशा नहीं चल रहा ना, हमेशा कुर्सी है ना, छोड़ दें इसको। आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आप माफी मांग लें। आप बोले हमने जो वादे और दावे किए थे, आप कितना अवाम का तेल निकाले। जो लास्ट हुकूमत के बारे में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से सैटिस्फाइड थे पिछली हुकूमत में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ भी हमने अवामी इश्यूज पर उनके साथ भी हम इख्तलाफ करते थे, मगर उस वक्त ये सिचुएशन नहीं थी। तो फिर कौन बचा? फिर आप लोग का सिलेक्शन हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। हमने इनको ऑफर भी की, जो नेशनल इश्यूज हैं उन पे हम आपके साथ हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं है, अपोजिशन इनको गिराना नहीं चाहती, हम कोई साजिश नहीं कर रहे इनके खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि इनकी आप और कितना इंतजार करेंगे, आप मुझे बताएं ना। आप जाएं जरा गरीब से पूछें उसका क्या हमाद अजहर कहते हैं कि दिसंबर तक जो है, मीडिया के लोगों से पूछें उनके साथ क्या हो रहा है। हमाद अजहर कहते हैं कि दिसंबर तक बेरोजगार कर दिए, दिसंबर तक वो कहते हैं हालात दुरुस्त हो जाएंगे। उनके हालात तो दुरुस्त है ना माशाल्लाह, वो उनके हालात चल रहे हैं। दिसंबर तक अवाम को कितना और मारेंगे? यहाँ लोगों के घरों में आटा, चावल, चीनी, दालें, हल्दी, इनको क्या पता है? हमाद अजहर ने तो ये भी असेंबली में आज कहा है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, तो पब्लिक के सामने लाए जो माफिया। सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब और दूसरे जो खुसरो बख्तियार साहब हैं उनको अंदर जाना चाहिए। 45% शुगर माफिया तो वो है इस मुल्क के अंदर जो होल्ड कर रहे हैं राइट लेफ्ट उनके। कहाँ इंक्वायरी कराते हैं ये अपने लोगों के खिलाफ? ठीक है राजा साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी राजा साहब, शब्बर जैदी साहब के हवाले से बात हो रही है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उसकी तरदीद कर दी उन्होंने। दूसरी जानब उनकी तबीयत के हवाले से कहा जा रहा है कि नासाज है, अगर तबीयत और उनकी इसी तरह नासाज रही तो उनका रिप्लेसमेंट जो है ढूंढ लिया जाएगा। क्या इस वक्त आपको लगता है उनका जो ओवरऑल मुतबादिल है वही हल है? अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, तबीयत की नासाजी जो है वो ज़ाहिर है तबीयत बीमारी जो है वो अल्लाह की ताला की तरफ से होती है, और सुबह से मीडिया में हम भी देख रहे थे, बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे, लेकिन ऐसा है कि उसकी तरदीद भी आ चुकी है। और अगर इस तरह का कोई सदबाग होता है, पहले तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि वो सेहतयाब हो जाएं और अपने इस मनसब पे दोबारा आके काम करें। अगर नहीं होता और उनकी सेहत ठीक नहीं होती है तो फिर डेफिनेटली उनकी मशावरत से फिर टीम हमारी जो होगी वो आगे बढ़ेगी और
जो उनकी प्लान जो चल रहे थे उसी हिसाब से हम इस प्लान को, इस निज़ाम को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन चले रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट जो है ऑब्वियसली होगा उनका, अगर उनकी तबीयत इसी तरह नासाज रही तो रिप्लेसमेंट उनकी मुशावरत से तो होना है, लेकिन अभी क्या आप लोगों ने कोई ऑप्शंस देखे हैं? अभी तो देखें हम उसी हवाले से हमने उनकी जो निगरान है सिलसिला उसको रखा हुआ है, लेकिन जब उनकी क्लियरेंस आ जाएगी, मामला जब क्लियर हो जाएगा, शबर जैदी साहब बिल्कुल इस बात से एग्री हो जाएंगे कि वाकई अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी सेहत जो है वो इजाजत नहीं दे रही है, तो डेफिनेटली फिर उस पर वर्क होगा। और जो हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारे होंगे शबर जैदी साहब की जगह जो रिप्लेसमेंट होगी वो यकीनन काबीना के साथ और शबर जैदी के साथ मुशावरत करके, क्योंकि जो चीजें चलती आ रही हैं और शबर जैदी साहब ने जिस तरीके से एफबीआर के सिस्टम को चलाया उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। क्या शबर जैदी साहब ने एफबीआर के सिस्टम को दुरुस्तगी से चलाया? जी, क्या शबर जैदी साहब ने जो अपने इस टेन्योर में एफबीआर को जिस तरह चलाया, क्या आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? देखिए, सेटिस्फाइड तो हम इसलिए है ना कि जिस शख्स ने टैक्स नहीं दिया और अगर उसके ऊपर टैक्स का कानून लागू हो जाता है और ये किसी भी मामला में अगर आपको ये चीज करते हैं जो आपने कभी जिंदगी में ना की हो और उसके लिए आपको फिर कानून पर अमल करने की जब जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आपके लिए शुरू में मुश्किलात आती हैं और वो मुश्किलात जरूर आई हैं। राजा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शबर जैदी साहब फेल हो गए? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% में सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि जो जिन शख्स ने कभी जिंदगी में टैक्स ना दिया और टैक्स का कानून लागू हो रहा हो या उसकी रिकवरी करने के लिए कानून पे इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो वहाँ पे मामलात उन लोगों को तकलीफ जरूर होती है। लेकिन तो राजा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन, राजा साहब ऐसा तो नहीं है कि शबर जैदी साहब फेल हो गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फेल्यूर वाला जहाँ मामला होता है हमें तो अपने विजाजत पे ये फख्र है जहाँ पे वो अपने समझते हैं कि गलती है तो अपनी गलती अपनी 22 करोड़ अवाम के सामने आके खुद तस्लीम करते हैं। लेकिन एक जो IMF का इल्जाम है आपके ऊपर कि IMF के कहने के ऊपर आपने टीम इंडक्ट किया, चाहे वो शबर जैदी साहब हो, हम्माद अजहर हो या फिर कोई और जो ओवरऑल इकोनॉमी से के डोमेन से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इल्जाम तो फिर इस तरह नवाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं, जरदारी साहब भी लगे हुए हैं, इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, इल्जाम के लिए तो किसी पे पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी भाई बात कर रहे थे कि महंगाई बढ़ गई, फलाना बढ़ गया, ढिमकाना हो गया, अरे भाई 30 साल आप लोग गवर्नमेंट में रहे हो, इस मुल्क का सत्यानाश आपने करती है, 1.5 साल को आप रो रहे हो यार, उसको 5 साल में एक हुकूमत को होने तो देना, 5 साल के बाद तो हम खुद कहते हैं मैं एज पार्लियामेंटेरियन राजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई डिलीवर नहीं किया तो हम नेक्स्ट टाइम आने के काबिल नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते एक बंदे को काम तो कर रहे थे, 5 साल उसको दे, मौका दे, 30 साल और 5 साल का मुकाबला 1.5 साल के मुकाबले में नहीं आ सकता। ठीक है राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अदील फारूकी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजा साहब, आप टैक्स की बात कर रहे थे, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो हालिया रिपोर्ट्स आ रही हैं केपी के अंदर जो बड़े पैमाने पे आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग बासर जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, चाहे वो तम्बाकू इंडस्ट्री हो या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स चोरी हो रहा है और डाका डाला जा रहा है, क्या इसमें भी शबर जैदी साहब का कसूर है या आवाम का कसूर है? हम तो ये समझते हैं जैसे महंगाई कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल प्राइस लिस्ट होती है ना, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंध में हो, राजा साहब जिस तरह आपने प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की बात की, अगर केपीके के अंदर महंगाई की जिम्मेदार या टैक्स बढ़ाने की जिम्मेदारी तो भाई गवर्नमेंट की है, डेफिनेटली केपीके की गवर्नमेंट के जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, आपके केपीके के अंदर आपके पार्लियामेंटेरियंस बैठे में वो क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई का कहते, वो क्यों नहीं आगे बढ़ के इन हमारे जो पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई का कहते? आप लोग ये तो रिपोर्ट सभी आ रही है ना, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई का कहें। ये तो रिपोर्ट सभी आ रही है कि शराम तरकई साहब जो आपके सीनियर मिनिस्टर थे, ये उनका सारा। ठीक है राजा साहब, ये से कंटिन्यू करेंगे। जाहिद अमान साहब, इन्फ्लेशन के बारे में बातचीत हो रही है कि महंगाई को रोकने के लिए जिस तरह 15 अरब के पैकेज की भी आपने बात की कि रिलीफ पॉसिबल नहीं है इससे, लेकिन और कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हुकूमत को? देखिए 15 अरब रुपए का जो पैकेज दिया है, मैं इसकी तो खैर एक गरीब आदमी को रिलीफ मिला है, इसकी कोई मुखालफत नहीं करूंगा, चले थोड़ा सा मिला रिलीफ एक आम आदमी को मिलेगा, लेकिन ये कोई अपना मुस्तकिल बुनियादों पे इकदाम नहीं है। इनको अब जो है मेजर स्टैंड लेने होंगे शॉर्ट
शॉर्ट मेजर स्टैंड लॉन्ग टर्म्स के लेने होंगे, ऐसे इकदाम करने होंगे जैसे कि पेट्रोल के, डीजल के जो कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे गुर्बत बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। अब वो इकदाम इनको उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसका इम्पैक्ट आता है गरीब आदमी की जो चीज रोजमर्रा के खरीदारी की चीज है, अपना वो ट्रांसपोर्ट के जरिए महंगी होती है, पेट्रोल डीजल के जरिए महंगी होती है, वो इकदाम उठाने पड़ेंगे। बिजली के, गैस की कीमतों के इकदाम उठाने पड़ेंगे। राजा साहब कॉल पर हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा लेना है और यही से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। जी जी। Colorful beans. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। राजा साहब, अब आपको क्या लगता है कि फॉर इंस्टेंस रिप्लेसमेंट अगर आ जाता है तो शब्बर जैदी साहब का, तो क्या फिर उनको और टाइम नहीं लगेगा समझने में ओवरऑल FBR के डिपार्टमेंट को, और जो तमाम तर सिचुएशन है उसको हैंडल कर लेंगे जो भी होगा, या फिर क्या एक टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इससे? पहले एक बंदा, फिर उसके बाद दूसरा बंदा। देखिए, शब्बर जैदी साहब जो है वो अकेले तो काम नहीं करते ना, टीम वर्क होती है। टीम वर्क जो है वो सारे मामलात को लेके चलती है और फिर एक बंदा उसको ऑन करता है। मैं नहीं समझता कि शुरू में ठीक है हमारे साथ प्रॉब्लम जरूर आई थी, ज़्यादा एक नया सिलसिला था तो सारे मामला थे, लेकिन अब काफी हद तक माशाल्लाह हम समझते हैं कि कंट्रोल हो चुका है। अल्लाह ना करे रिप्लेसमेंट हो, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट भी होगी तो इसीलिए शब्बर जैदी साहब से मशावरत होगी, जो बेहतर समझते होंगे उनकी मशावरत को भी मद्देनजर रखा जाएगा और उस बंदे को सामने लाया जाएगा जो महारत भी रखता हो, जिसको एक्सपीरियंस भी हो। ये महंगाई को कम करने के लिए आप लोग, तो काम भी राजा साहब, महंगाई को कम करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लेंगे? 15 अरब रुपए पैकेज के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कैटेगोरिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या इनिशिएटिव्स आप लोग लेंगे कि महंगाई उससे कम हो सके? अभी एक साहब बात कर रहे थे कि ये 15 अरब जो है वो आर्जी है, और ये हम नहीं समझते कि देखें महंगाई जो है वो भी मैं समझता हूँ कि आर्जी तौर पे पैदा की गई है। महंगाई इतनी थी नहीं जितनी पैदा की गई माफिया ने, चाहे वो आटा चीनी का मसला है, चाहे वो आप तो फिर सर मॉनिटर करवाएं ना जी, ये तमाम द सिचुएशन को फिर मॉनिटर करवाएं जिस तरह प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की आपने भी बात की। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ऑन स्पॉट ऑन मीडिया पे आके रिकॉर्ड कैसा है कि उन्होंने खुद इस बात का एहसास उनको हुआ है कि वाकई महंगाई बहुत ज्यादा है। पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं कि क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, मामलात सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, बोरियां पकड़ी जा रही हैं, आटे की बोरियां पकड़ी जा रही हैं, चीनी की बोरियां पकड़ी जा रही हैं, सूबाई गवर्नमेंट को इत्मीनान में लिया जा रहा है, आए दिन रोजाना की सतह पे बैठक हो रही है। पेट्रोल की प्राइस को अब मजीद कम करने की हमारी इंशाल्लाह कैबिनेट के अंदर ये चीज डिस्कस हुआ है, पेट्रोल की कीमतें भी इंशाल्लाह कम होंगी। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम अगर खुश है तो मुल्क हमारा खुशहाल है। अगर अवाम खुश नहीं है, अवाम अगर महंगाई की तरफ मजीद बढ़ेगी, तो मैं नहीं समझता कि आगे अगले 5 साल के बाद हम दोबारा ये सोचें कि हम जो है वो इक़्तिदार कैसा बनेंगे या हुकूमत जमात में आएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी अवाम को एतमाद में रखा है। हम समझते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं, इमरान खान साहब ने भी स्टेप लिया है। इन माफियाज को हम तो बच्चे का जो कानून पास होता है हम तो समझेंगे कि इन माफियाज को भी इसी तरह लड़काना चाहिए, चाहे वो PTI का है किसी भी स्टेट जमात से उसका ताल्लुक है। इंसाफ हो तो सबके साथ होना चाहिए, इंसाफ के अमल को तेज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब प्रोग्राम में शिरकत ताकि करने के एक लिए। मिसाल बने इस मुल्क की, और आइंदा की बात जो है ना, ये कोई मसनूई जो बुरान पैदा करते हैं ये दोबारा से ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अदील फारूकी साहब, इन्फ्लेशन के हवाले से बातचीत हो रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको कम करने के लिए एक 15 अरब का जो है एक पैकेज हमने देखा, लेकिन इसके अलावा और कौन सी इनिशिएटिव्स आपको लगता है कि इस वक्त सख्त ज़रूरी है मुल्क में? देखिए, सबसे पहले अगर ये इकॉनमी को ठीक करना चाहते हैं ना, तो ये उन जिम्मेदारों का तयन करें जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। सबसे पहले डाका इन्होंने मारा गरीब आवाम पे, जो दुआओं की कीमतें बढ़ी, उसके बाद गैस और बिजली की जो गैस की कीमतें बढ़ी थी, ये सारे इनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। अभी चीनी और आटे की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें भी इनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं। जब तक ये अपनी सफ़ों में सिंध हुकूमत के ऊपर भी एक्यूजेशंस आए इस तरह, तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ आपको। जब तक ये अपनी सफ़ों में से चोरों को नहीं निकालेंगे, ऐसे लोगों को जो इनकी बदनामी का बायस, अगर ये
ये सीरियसली ठीक करना चाहते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वही लोग हैं इनके जो पीटीआई को इक़्तिदार में, जहांगीर तरीन साहब जरा से तादी इधर उधर होते हैं, पहुंच जाते हैं, ये कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये तो अपने लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं। तब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। हल्का फुल्का आप इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन रूट कॉज जब आप तक नहीं ढूंढेंगे ना, जब तक आप जिम्मेदारों को सजा नहीं देंगे, सजा और जजा का अमल शुरू नहीं करेंगे, इस मुल्क में नेक नीति के साथ वज़रा भी टैक्स दें, अवाम भी टैक्स दें, सबके लिए एक बराबर, जो कानून जो उन्होंने नारा लगाया था कि इस मुल्क के अंदर एक कानून होना चाहिए, दो नहीं, सबसे बड़ी मिसाल दो कानून की इनके दौर में मिलती है। हर इन्होंने जो वादा दावा किया उससे यू टर्न ले लिया। अब मजीद मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये बात ये आईजी सिंध की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ? आईजी सिंध की तरफ मैं क्या इशारा करूं? आईजी सिंध वाले मामले पे भी आप देख लें पीटीआई ने किस तरह का किरदार अदा किया। ये जिस तरह पंजाब को चीफ सेक्रेटरी और आईजी से कंट्रोल कर रहे हैं ना, वजीर आला तो उन्होंने डमी रखा हुआ है बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है आखिर क्या क्या मामला इसी तरह ये चाहते हैं सूबा सिंध को भी हम आईजी के थ्रू कंट्रोल करें। लेकिन कलीम इमरान साहब की रेपुटेशन तो काफी बेहतर है अदील। नहीं, उनकी रेपुटेशन अगर बेहतर होती तो कल आपने पहली मर्तबा मैरिट के ऊपर पुलिस में इंडक्ट हुए। प्रोग्राम देखा, एक एसएसपी जो सिटिंग एसएसपी है इस वक्त, गुलाम सरवर अबड़ो, उसने ये कहा है कि आईजी साहब तेल चोरी में मुलव्वस हैं। इनके साथ जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, इल्जामात तो इन पे भी बहुत सारे हैं ना। पीटीआई वालों के लिए तो ये अच्छे हैं क्योंकि उनको पता है ये अपने तरीके से उनको इस्तेमाल कर। अदील, अभी जो सिंध पुलिस में भर्तियां हुई उसके हवाले से कहा जाता है पहली मर्तबा मेरिट पे हुई हैं और यंगस्टर्स को किया है। एडी ख्वाजा साहब के दौर में हुई थी। अभी की बात करें मैं आपसे अदील, अभी रिसेंटली देखिए मेरी बात सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना किसका काम है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या बुरी है इस वक्त थी ना, जिस वजह से हम हटा रहे थे 4 आईजी। हमने इस तरह तो आईजी नहीं बदला ना कि उसने आजम स्वाति का फोन नहीं उठाया, आपने आईजी बदल दिया। मलिका साहब को उसने रोका, आपने डीपीओ को बदल दिया। ऐसी कोई मिसाल बताएं इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए? खत्म करने के लिए मैंने आपको कहा सबसे पहले उन जिम्मेदारों का तयन किया जाए जो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं, जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, जो देखे ना महंगाई बढ़। लेकिन इसमें तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी हर सूबे की इंडिपेंडेंट है ना। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आप लोग क्यों प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को क्यों गैर फाल बनाया हुआ है हर सूबे में? ये जो माफिया सिंध की हद तक हमसे जो काम सूबाई गवर्नमेंट का, लेकिन अदील नहीं हो रहा ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 94 रुपए से 1 रुपया ज्यादा दूध नहीं होना चाहिए। दुकानों पे जाएं 110 रुपए किलो मिल रहा है। अगर 45% शुगर माफिया हुकूमत के लोग हैं, दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें सूबाई हुकूमत क्या करेगी? अदील, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्यों आप लोग दूध के लिए रेगुलेशन नहीं बना पा रहे? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी डिपार्टमेंट किधर है? कमिश्नर लिस्ट किधर है? उसके लिए बाकायदा सब्जियों की इतनी हाइक हो गई थी, फ्रूट्स की हाइक कमिश्नर साहब एक वो लिस्ट, उसकी रेट लिस्ट एक जारी करते हैं ना। इसमें मैं वर्डिक्ट जाहिद साहब से भी लूंगी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इस पे? नहीं, हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा टमाटर की कीमतें बढ़ी, उसके लिए भी हमने क्रैकडाउन किया, एक्शन किया, ऐसे लोगों को अदील प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, एग्जीक्यूटिव बॉडी कुछ नहीं हो रहा। मैं आऊंगी शायद आपकी जानिब, यहाँ मैं महबूब साहब से स्टांस ले लूंगा। आपने इन्फ्लेशन की बात की, आप मुझे ये बताएं, हमारा जो मास्टर प्लान था कोरिया ने अडॉप्ट किया और कोरिया कहां से कहां पहुंच गया? मास्टर प्लान जो हमारा था, कौन सा मास्टर प्लान? जो मास्टर प्लान आज से 1960 में बना, कोरिया ने इसको अडॉप्ट किया। आपके यहाँ प्राइस कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म ही नहीं है। आप मैकेनिज्म बनाएंगे तो होगा ना। आप नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप देखें जब रमजान का महीना होता है, दुनिया भर के मुसलमान वहां पे बैठे होते हैं सऊदी अरब में, वहां कंट्रोल होता है नहीं होता, उनका मैकेनिज्म है। आप हज पे देखें, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, सब्सिडीज देते हैं वो, तो आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें? आप हो क्या रहा है कि अब ये अदिल साहब जो है वो वॉच कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको काउंटर करना है। ये पीपल्स पार्टी सोच रही है ये इसको काउंटर करना है, नून लीग कह रही है कि ये करना है, उसको काउंटर करना है। ये नहीं सोच रहे, के साथ आप ये सब ये नहीं सोच रहे, ये सब महंगाई नहीं है मुल्क के अंदर जो हम बात कर रहे हैं। जल्दी से अच्छा महंगाई कौन से दौर में? ऐसी बात ये नहीं है। मैं अलविदा में एक बात कहूंगा, न्यूट्रल हो गया। पीटीआई का पाकिस्तानी एक बात कहना चाहूंगा कि ये इल्जाम दर इल्जाम की सियासत से पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी बाहर निकले। देखिए, ये मफादात की सियासत जब तक होती रहेगी पाकिस्तान में, और 70 साल कुछ होने वाला नहीं है। इमरान खान बजाते खुद चले, जितना भी मैं कहता हूँ अच्छे हैं, मैं खुद कहता हूँ अच्छे इंसान है, लेकिन एक टीम वर्क होता है। मुल्क को चलाना एक आदमी का काम नहीं
नहीं होता जब तक अपोजिशन की जंग से बाहर निकल के मुल्क के बारे में मिलकर बैठकर इत्तेफाक से सब सोचेंगे नहीं, मुल्क आगे नहीं चलेगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत चल रही है। हम इस मुल्क को चला भी सकते हैं, इससे पहले भी हमने चलाया है। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी उस तरह भी नहीं चलना चाहिए, अच्छे तरीके से चलना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन बहुत शुक्रिया महबूब अली शेख साहब और बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद अवान साहब। हमें प्रोग्राम में राजा हजर साहब ने भी ज्वाइन किया था। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई और इकोनॉमिक हमारी टीम के अंदर कोई शामिल होता है तो अब वो रिप्लेस नहीं होगा और जो मामलात हैं उनको समझ भी लिया जाएगा, क्योंकि इससे जो है ये स्टांस अपोजिशन दुरुस्त नहीं देख रही। अपोजिशन जमातों का कहना ये है कि एक के बाद एक जो नया शख्स आ रहा है उसको समझने में भी वापस जो है दोबारा उतना ही टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन FBR जो है जो भी उस सिचुएशन का हल निकल आए और FBR के जो जितने भी कंसर्न्स है बिजनेस कम्युनिटी के स्पेसिफिकली वो भी एड्रेस हो जाएं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी सूबे में इस वक्त एक्टिवली काम नहीं कर रही है। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो ऐसे इदारे जो कि इदारे हैं एक्चुअली हमारे मुल्क में लेकिन वो इस वक्त फंक्शन नहीं कर रहे, उनको भी जो है रिवाइज करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।